इस द हिंदू न्यूज़पेपर और उसमें प्लस आप कह सकते हो इंडियन एक्सप्रेस भी मैंने कवर कर रखा है। तो कई सारे आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप इंडियन एक्सप्रेस के भी देखोगे आप, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने लेके आया हूँ आपके लिए, आप इसको डेफिनेटली एंजॉय करोगे। तो ये प्रताप भानु मेहता ने लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, ठीक है। तो प्रताप भानु ने कहा कि करप्शन जब एक पॉलिटिकल इशू नहीं बनता, जब पॉलिटिकल नॉइस नहीं क्रिएट करता तो क्या होता है। तो ये पूरा आर्टिकल का सार उनका है, द पैराडॉक्स ऑफ करप्शन। ये क्या है कि उन्होंने कहा कि हर जगह रिटेल लेवल से लेकर के होल लेवल तक, मतलब कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल से लेकर के गवर्नमेंट के बिल्कुल ऊपर लेवल तक हर जगह करप्शन है, समाज में भी करप्शन है। इवन सोसाइटी में जो इंसान है वो भी इतना करप्ट हो चुका है कि उसको भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसको धर्मांध हो चुका है वो। ऐसा ही कुछ एथेंस में था जब प्लेटो और सोक्रेटिस रहा करते थे। तो वैसा ही कुछ इन्होंने कुछ डाउन किया है इस चीज़ से और कहा है कि हर जगह करप्शन है। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, अगर अभी जो आग लगी थी दिल्ली में लगी थी और लखनऊ में लगी थी, तो वो देख लो आप, या पेपर लीक का मामला देख लो। इतने पेपर लीक होते हैं तो एजुकेशन सिस्टम जिस कंट्री का फेल हो, वो कंट्री प्रोग्रेस कहाँ से करेगा, ये आप सोच लीजिए। नो पॉलिटिकल रेजोनेंस, पॉलिटिकल अपोजिशन कोई है ही नहीं, शायद इसलिए कि अपोजिशन के लीडर भी जो हैं वो भी करप्ट है। उनका जो स्ट्रक्चर है हायरार्की, उसमें भी परिवारवाद है। जैसे यूपी में देख लो आप समाजवादी पार्टी, या आप बीएसपी तो ख़त्म ही हो गई है लगभग, बहुजन समाज पार्टी, या आप आम आदमी पार्टी देख लो, तो वहाँ पर भी केजरीवाल ने जो किया है, करप्शन किया है, फिर शीश महल बनवाया उन्होंने, कहें कुछ भी वो, बट करप्शन उनके अंदर भी बहुत तेज़ी से हुआ है। तो इसीलिए सरकार दिल्ली की चली गई थी उनके हाथ से। अब बोल दोगे नहीं वो तो गलती से जीत गए बीजेपी के लोग, बल्कि ऐसा नहीं दोस्तों है। ऐसा अगर होता तो पंजाब में फिर आम आदमी पार्टी क्यों आती है ना, और इतने बहुमत से क्यों आती। तो वो चीज़ नहीं यहाँ पे। हाँ, गलतियाँ कुछ होती हैं नो डाउट, बट हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि यही सब कुछ है जो इस आर्टिकल से मुझे मिला है। पास्ट प्रेजेंट, उन्होंने कहा पास्ट में थे 1980s में स्कैंडल्स जो हैं लोगों को दिखते थे, क्योंकि शायद लोग सोशल मीडिया पे वगैरह वगैरह पे कम थे, तो शायद लोग रियलिटी को महसूस करते थे। अब क्या है, अब 24 घंटे में इंसान 8 घंटे सोता है, 8 घंटे काम करता है और 8 घंटे रील देखता है। तो रील में बिजी रहता है, हैप्पी रहता है, तो बाकी उसको जो ग्राउंड चीज़ें जो हैं दिक्कतें होती ही नहीं शायद है, क्योंकि उसका सोचो 2/3 टाइम तो पास हो जाता है ऐसे ही है, 8 घंटे सोने में, 8 घंटे रील देखने में। तो यही है। पहले बोफोर्स घोटाला हुआ, एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ जिसको अन्ना हजारे ने लीड किया था 2011 में। तो उसमें क्या था कि एक कहीं ना कहीं एक करप्शन के प्रति लोगों की घृणा थी। अब वो ऐसा दिखता नहीं है, ऐसा ये कहना है प्रताप भानु मेहता का, कि उसका इम्पैक्ट को नहीं दिखता है कि इतना करप्शन हो चुका है, पेपर लीक हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग शायद समझ नहीं रहे हैं और लोग अभी भी उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिए जा रहे हैं। यहाँ पे इनडायरेक्टली बात बीजेपी की ही हो रही है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वेस्ट बंगाल देखो, चुनाव जीत गए फिर भी कुछ नहीं हुआ। इतने भ्रष्ट नेताओं, पहलवान के साथ जो हुआ उसको भी लोगों ने, पहलवान के साथ 2021 में हुआ था, उसको भी लोग भूल गए। तो अगेन ये सब चीज़ें क्यों हैं, शायद इसलिए कि वो पहलवान को टिकट मिल गया कांग्रेस से, फिर वो चुनाव लड़ी यहाँ करके। और फिर अगेन वही बातें हैं कि समाज जिस पे अत्याचार हो रहा है, जिस पे करप्शन के चार्ज लग रहे हैं, उसको सज़ा नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि जो इल्ज़ाम लगा रहा है ना वो भी करप्ट है। तो ये बात है, पब्लिक ट्रस्ट टूट चुका है। अब लोग मान चुके हैं कि करप्शन तो होना ही होना है, करप्शन हमारे लाइफ का पार्ट है। अब तो इंसान भी करप्शन करने लगा है। अब इंसान कहता है कि खुद को देखो अपने आप, हम भी तो करप्ट हैं, तो गवर्नमेंट अगर है भी तो क्या। तो अब कोई नेता या कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रह गई है, अब एक सिस्टम में करप्शन हो गया कि ह्यूमन सोल ही करप्ट है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ सिस्टमिक फेलियर कि बस नॉर्म बन गया है कि ये तो हो, अरे चलता रहता है। और गवर्नमेंट को भी पता है कि दुनिया में कोई भी कितना बड़ा मुद्दा हो, एक हफ्ते से ज़्यादा उसकी बात नहीं होगी। एक हफ्ते भर कितना भी कुछ को चिल्ला ले, फिर मैं चमक के आ जाऊँगा, है ना। चाणक्य नीति वाला जो स्टेट क्राफ्ट है वो मॉडल अपनाओ
कि करप्शन जो है वो मोरल गिल्ट नहीं है, किसी इंसान की गलती नहीं है, बल्कि टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्नोलॉजी की टेक्निकल एक फॉल्ट है। फिजिकल स्ट्रेंथ वर्सेस सिस्टमिक वीकनेस। फिजिकल स्ट्रेंथ और सिस्टमिक वीकनेस का मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस जो है उनकी स्ट्रेंथ दिखाती है डेमोक्रेसी कब, जब ट्रांसपेरेंसी हो और अकाउंटेबिलिटी हो। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि सिस्टम कितना अपनी जो है खुद से इन्फॉर्मेशन देता है। खुद से इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि कितनी इन्फॉर्मेशन आपको जो अवेलेबल है वेबसाइट पे गवर्नमेंट की वो सच है, और उसका क्रिटिकल एनालिसिस भी होना चाहिए वहाँ पर ही एक तरीके से, प्रोज और कॉन्स होने चाहिए। अकाउंटेबिलिटी क्या, अगर कोई पेपर लीक होता है तो एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन करना होगा या माफ़ी मांगनी होगी। अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर ना एजुकेशन मिनिस्टर, कोई भी। तो क्या होगा इस ऐसे देश का। वाई हैज़ करप्शन लॉस्ट इट्स पॉलिटिकल टीथ, कि करप्शन अब पॉलिटिकल मुद्दा क्यों नहीं बनता। जैसे अन्ना हजारे मूवमेंट के सामने 2011 में पॉलिटिकल एक मुद्दा बना था, अब क्यों नहीं है। कि अगेन लोग वही है कि होल सिस्टम करप्ट है, साइकोलॉजिकल की तो हमारे भाग्य में लिखा है, करप्शन तो होना ही होना है, दुनिया भर में करप्शन है, ठीक है, ब्रिज टूट गया, लेबर, ये सब मोरल लेवल नहीं है, केवल टेक्निकल एक इम्प्लीकेशन क्या उसके हैं। अब आ जाते हैं इस पर। सिटीजनशिप एरोजन, नागरिक जो है वो उनका मूड चेंज करने का कोई इरादा ही नहीं है। ऐसा लगता है कि अब वो एक्टिव सिटीजन से वो पैसिव सिटीजन बन चुके हैं, कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता करप्शन जैसे मुद्दे पर वोट देने से। उनको लगता है कि ये तो होता आया है, और फिर थोड़ा वो डेवलपमेंट भी हो रहा है, और प्लस जो उनकी जो कोर आइडियोलॉजीज़ हैं जैसे रिलीजन, वो इम्पैक्ट ज़्यादा कर रहा उनको है। इस तरीके की बातें, जैसे मुस्लिम्स में भी देखो अगर आप, तो उनमें भी जो औरतें हैं, पता है कि वुमेन को जो वहाँ पे है 3 तलाक वगैरह से दिया जाए, लेकिन फिर भी उसको मान रही वो है, फिर भी वो उसी इंस्टीट्यूशन में रह करके उसको मानती है। ऐसे ही जो लड़का है, ऐसे जो हिंदू लोग हैं, उनको भी लगता है कि यार बस मोदी जी हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी बीजेपी है, वो जो कुछ कर रही है अच्छे कर रही है, और बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं, देशद्रोही हैं, इस तरीके की बातें। और देखो बीजेपी ने कितना अच्छा काम किया है कि राम मंदिर बनवा दिया, जो डिमांड थी हम लोगों की। तो ये चीज़ें मैटर करती बहुत है, लोगों के कॉन्शियस में जाके बात करती। जो भी राम मंदिर होके आया है वो शायद ही बीजेपी को वोट ना दे, ऐसा एक मेरा मानना है। कि फिर वो छोटी मोटी शिकायतें नहीं करता है बीजेपी से, इस तरीके की डीके या फिर। अब देखो जैसे एजुकेशन है, पेपर लीक हुआ है, तो पेपर तो कम बच्चों का लीक हुआ है ना, मुश्किल से 1-2 करोड़ वोटर्स इसमें अफेक्ट हुए हैं। बट जो बाकी किसान है जिसके बच्चे की पढ़ाई हो चुकी है, या वो शायद अभी आगे कंपटीशन में कदम रखेंगे 1-2 साल में, तो उनको क्या इससे मतलब, उनको पता नहीं चल रहा। डीके ऑफ इंस्टीट्यूशंस की अपोजिशन पार्टी रह ही नहीं गई एक तरीके से, अपोजिशन में कोई फिलॉसफी नहीं है, और जो अपोज कर रहे हैं वो खुद डायनेस्टी पॉलिटिक्स चला रहे हैं, जैसे राहुल गांधी हो गए या आप कह लो अखिलेश यादव हो गए, ये खुद अपने आप में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में बैठे हुए हैं। रेजिग्नेशन, कल्चर ऑफ रेजिग्नेशन, नो चेंज पॉसिबल, कि रिज़ाइन को कर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों ने मान लिया कि हाँ जो सिस्टम ऐसा ही चल रहा है ऐसे चलेगा। ये कंक्लूजन क्या है कि इंडिया जो है अभी तक देखा जाए तो अब मोरल कॉन्शियस को खो रहा है, जैसे एथेंस में हुआ था। एथेंस एक डेमोक्रेसी थी प्लेटो के टाइम पे, सुकरात का पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो एथेंस जो है वो डेमोक्रेसी थी, और स्पार्टा जो है मिलिट्री स्टेट थी। और मिलिट्री स्टेट स्पार्टा की एथेंस की लड़ाई हुई तो स्पार्टा जीत गया था। क्यों? क्योंकि एथेंस में डेमोक्रेसी थी, बट मोरल डिके था इतना कि कोई किसी को कोई चिंता नहीं थी। नेता भी कह रहे थे यार जनता जब इतनी बेवकूफ़ है तो हम क्यों अपने प्राण दें। तो वैसा ही हाल कुछ कुछ अब इंडिया चाइना का होता जा रहा है। इंडिया एक एथेंस बनता जा रहा है और चाइना एक स्पार्टा, जो है तो 1 पार्टी रूल, पर वहाँ के लीडर्स काम कर रहे हैं। वहाँ के लोगों को चिंता करने की इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ उनकी सरकार काम कर रही है। उनको पता है कि मैं ही, जब मुझे काम करना ही है, सत्ता में हूँ, तो क्यों ना डेवलपमेंट करूँ। यहाँ पे डेमोक्रेसी नाम पे क्या हो रहा है कि एक नेता जैसे ही मंत्री बनता है वो इतना पैसा लूटता है कि वो ज़िंदगी भर साथ पूछते उसकी फिर ऐश में काटती हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। टॉपिक नंबर 2 है सतलुज फिल्म पे के ऊपर।
अब यहाँ पे फ़िल्म को बैन कर दिया गया है। इसका कारण ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पैरामीटर जो हैं क्रिएटिव इंडिपेंडेंस के, ये ब्लर हो रहे हैं। मतलब ब्लर क्या, इनमें आपस में टकराव है कि कितनी मुझे फ्रीडम है और फिर कितने पैरामीटर्स हैं इनमें आपस में। सब्जेक्ट मैटर क्या है कि कालरा की एज है, जसवंत सिंह कालरा नाम का एक आदमी है जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, था इंसर्जेंसी के टाइम पे 1980s के टाइम पे पंजाब में मिलिटेंसी और काउंटर इंसर्जेंसी के टाइम पर जो है बहुत सारे लोगों को मारा गया और फिर उनको दफनाया गया, क्रीमेट किया गया, मतलब जलाया गया। अब कालरा ने कहा है कि मैं एविडेंस गैदर करूंगा जो लोग मरे हैं और उनको फिर मैं मरे हैं, कैसे मरे हैं, जो एजेंसीज़ थी, इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, पुलिस वाले, उन्होंने मारा था। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उनके खिलाफ जो है उनको डेथ सर्टिफिकेट दूंगा जो लोग मारे गए थे उन एजेंसीज़ के द्वारा, जैसे पुलिस एजेंसी या CRPF इनके द्वारा मारे गए थे। तो अब मैं उनकी फैमिली को वो सर्टिफिकेट देगा कि हाँ कि तुमको मारा गया था इस एजेंसीज़ के द्वारा, ठीक है। तो उसी इंसान के बारे में फिल्म बन रही है वह। तो अभी बात यह है कि उस इंसान को फिर किडनैप कर लिया गया 6 सितंबर 1995 को और पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया कि हाँ किस किस ने वहाँ पे फायरिंग की थी, मारा था लोगों को। बट उसको भी अरेस्ट कर लिया गया, उस इंसान को, कालरा को, जसवंत सिंह कालरा को, जो डेथ सर्टिफिकेट जुटाने की बात कर रहा था, मांग कर रहा था, और आप कह लो कि लड़ रहा था, लड़ करके मतलब डेथ सर्टिफिकेट मांगने का प्रयास कर रहा था। और स्टेट के खिलाफ जब भी आप लड़ते हो तो स्टेट आप पे क्रैकडाउन करती ही करती है। दुनिया में कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप। अब ये जो एडिटोरियल है ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोल रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। सरकार ने बोला कि हम फिल्म को बैन करते हैं। 48 आवर तक ये फिल्म चली, बट उसके बाद बैन कर दिया गया। क्यों? उन्होंने को लगा कि ये जो ग्लोबल जो टेररिस्ट हैं, खालिस्तानी वगैरह, ये लोग जो हैं इस फिल्म को प्रोपेगेंडा की तरह यूज़ करेंगे और फिर बाद में वो लोग यूज़ करेंगे और मोबिलाइज़ करेंगे लोगों को, और इससे आतंकवाद बढ़ सकता है। तो ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बट यहाँ पर आर्टिकल जो है, न्यूज़ आर्टिकल, वो कह रहा है कि किसी भी चीज़ को, छोटे मोटे मुद्दे को अगर आप नेशनल सिक्योरिटी एंगल से देखोगे, और उससे क्या होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, क्रिएटिविटी जो है, वो ख़त्म हो जाती है। ऐसा बोल रहे हैं कि एक फिल्म थ्रेट कैसे हो सकती है, ये वो सवाल पूछ रहे हैं न्यूज़ आर्टिकल में। एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन जो है हुआ है, ये ऐसा आर्टिकल बोल रहा है। क्या हुआ? तो हुआ होगा, और कुछ हमारे जो जवान लोग हैं पुलिस फोर्सेस के और या फिर इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया होगा, मतलब लाइन क्रॉस की होगी, सारी हदें हो सकता है पार कर दी हो सकता है कि बहुत ब्रुटैलिटी भी की हो थोड़ी बहुत। लेकिन उसको अगर हम एक्सेप्ट भी कर लें कि हाँ ब्रुटैलिटी हो जाती है ऐसे टाइम पे है, और ये मस्ट है एक स्टेट के लिए, कंट्री के लिए, और एक्नॉलेज करो कि हाँ ये गलतियाँ हुई हैं, ये गलती कह लो या फिर एक स्टेट को मान लो कि हाँ जब भी स्टेट के खिलाफ आप ऐसा करोगे तो। बट फिल्म पे बैन लगाना, एक क्रिएटिव जो है काम वो कर रहे हैं उस पर बैन लगाना, वो चीज़ ठीक नहीं है, ऐसा आर्टिकल बोल रहा है। और जब आपने बैन लगा दिया तो अब इसमें क्यूरियोसिटी लोगों के लिए पैदा हो गई। वैसे लोग भले नहीं देखते, लेकिन अब लोग देखेंगे कि आखिर सरकार ने बैन क्यों लगाया। ये सिस्टम एक है, ये एक सिस्टम यहाँ पे कि जनरेट क्यूरियोसिटी। अच्छा, कुछ लोगों का मानना ये है कि ये फिल्म कुछ दिनों के लिए बैन इसलिए लगाई गई ताकि ये फिल्म फेमस हो सके और सरकार इससे पैसा खा रही है, ऐसा कुछ। ये चीज़ें कि फिल्म में बैन नहीं होना चाहिए, इस आर्टिकल का मानना है। इससे क्या होता है कि डेमोक्रेटिक जो आपका जो डिसेंट है वो जाती है, कि अगर हम पास्ट की चीज़ों को 20-30 साल पिछले चीज़ों को अगर हम क्रिटिसाइज़ भी करते हैं फिल्म के थ्रू, तो शायद ऐसा हमें उसको बैन नहीं करना चाहिए, ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये क्लियर इंडिकेशन है कि चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे पंजाब हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे कोई भारत का राज्य हो, वहाँ पर अगर आप ऐसी फिल्म बनाओगे, बनाओ ही मत। पहली बात तो बनाओगे तो गलत बात है। मेरे हिसाब से ये नेशनल सिक्योरिटी सर्वोपरि है। अगर उस पर कोई ऐसी फिल्म बनती है तो उसको जो बैन करना चाहिए, ये मेरा ऐसा मानना है, बिकॉज देश पहले है।
तीसरा आर्टिकल है मेट्रोलॉजिकल ट्रिगर्स बिहाइंड वेस्टर्न घाट्स एक्सट्रीम रेन। ये एक आर्टिकल आया था, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। रेनफॉल जो है अगर 244.5 mm से ज़्यादा होती है 24 घंटे के अंदर अंदर, तो उसको IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसको क्या बोलता है, हाई बोलता है कि एक्सेप्शनली हाई रेनफॉल हुई है अगर 244.5 mm से ज़्यादा बारिश होती है। कुछ जगह पे देखा गया है, स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें तो लोनावाला में 161% ज़्यादा बारिश हुई, भीराम में 72% ज़्यादा बारिश हुई हर साल से। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट के कारण ये हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसके 4 मेजर जो एटमॉस्फेरिक सिस्टम्स जो हैं वो बने हैं, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में। तो एक तो है ये 3 दोस्तों, तो ये सेंट्रल इंडिया डिप्रेशन जो कि भारत का सेंट्रल वाला पार्ट है, ये वाला, ये इंडिया का अगर मैं मैप बनाऊँ तो ऑफ शोर ट्रफ बने यहाँ पे, ट्रफ जो है यहाँ पे, और मिड लेवल शियर जोन, इसको समझते हैं क्या है पूरा ये। ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है ये स्ट्रेन टाइप का यहाँ पे है। ठीक है, ओरोग्राफिक फैक्टर्स क्या होते हैं कि ये इंडिया का मैप है और ये जो ब्लू कलर से हमने लगा रखा है ये वाला, ये एक तरीके से वेस्टर्न घाट है जो कि पहाड़ है। जैसा कि हिमालय पर्वत है, एक टाइम पर ये भी उतने ऊंचे थे, बट अब ये गिर गिर के इतने कम हो गए हैं, कुछ कहने को नहीं। ईस्टर्न घाट्स ज़्यादा पुराने हैं, वेस्टर्न घाट्स उसके तुलना में कम नए हैं। अब अरेबियन सी जो है ब्रांच, जैसा कि पता आपको है कि इक्वेटर से जब हवाएं क्रॉस करती हैं तो वो इधर की तरफ आती हैं और मॉइस्चर लेके आती हैं, तो एक ब्रांच जो है मुड़ जाती है अरेबियन सी में और दूसरी हो जाती है वेस्ट बंगाल में। तो ये जैसे ब्रांच है, अब मॉइस्चर लेके आती हैं एयर पॉकेट्स में और फिर ये माउंटेन के ऊपर चढ़ती हैं हवाएं, और जैसे ऊंचाई में हवाएं चढ़ती हैं फिर ये बादल बनाती हैं और वहीं पे बरस जाती हैं। तो इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। जब हवाएं वाटर मॉइस्चर ले करके पहाड़ के ऊपर चढ़ती हैं और ऊंचाई के कारण जब वो बरसती हैं, बादल बन के बरसती हैं, तो उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, फोर्स असेंट, और फिर ये कूलिंग करती हैं, हवाएं कूल होती हैं, तो जैसे फ्रिज में आप पानी रखो फिर वो बर्फ़ बन जाता है, ऐसे तरीके से वाटर ड्रॉपलेट्स जो है इकट्ठा होकर के बादल बन जाती हैं और फिर पानी बरस जाता है विंडवर्ड साइड में, मतलब कि पहाड़ वाले साइड में, जिस तरफ से वो उठी थी हवाएं, और जो पहाड़ के उस तरफ है, जैसा कि ये वाली चीज़ है, ये लीवर्ड साइड है और ये विंडवर्ड साइड है, तो इधर बारिश ज़्यादा होगी, इधर बारिश ना के बराबर होगी। तो ये बहुत हाइपर प्रेसिपिटेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। ठीक है, अब ये वाली ब्रांच जो है बे ऑफ बंगाल जा रही है, इतना आपको समझना है। इकोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल फॉल आउट, ये चौथा वाला क्या है, सडन कंडेंसेशन, वाटर वॉल्यूम इतना बढ़ जाता है, कंडेंस इतना ज़्यादा हवाएं चलनी तेज़ हैं, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, समझिए आप इस बात को, जो हवा चलती है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जब हवा चलती है तो भारत का इलाका बहुत गर्म है और जो कि बाहर का इलाका ज़्यादा ठंडा है कंपैरेटिवली, तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और प्रेशर डिफरेंस से क्या होता है कि हवाएं बहुत, इनकी स्पीड बढ़ जाती है। जब ये स्पीड बढ़ जाती है तो पता है आपको कि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी फिर उसमें उतने ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स आएंगे, फिर वहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, बिकॉज ज़्यादा हवा, ज़्यादा मॉइस्चर, ज़्यादा हवा जब आएगी जल्दी तो ज़्यादा हवा मतलब ज़्यादा मॉइस्चर मतलब बड़ा बादल, जब बड़ा बादल तो मतलब बड़ी बरसात, और बड़ी बरसात का मतलब क्या है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट, तो वाटर वॉल्यूम ज़्यादा होता है। कैचमेंट इनंडेशन का मतलब होता है बाढ़। वेस्टर्न घाट लोकेशन कैचमेंट एरिया, भीमा और कृष्णा रिवर, जहाँ पर डैम बने हुए बहुत सारे हैं, ये ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तरीके से जो एरियाज़ हैं उनमें दिक्कत काफ़ी हो रही है। ऐसा कब हुआ था, ऐसा नर्मदा बचाओ आंदोलन के समय हुआ था, जब सरदार सरोवर डैम बन रहा था, तो काफ़ी प्रोटेस्ट भी उस समय हुए थे। तो आज ये प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुए हैं, जैसा कि हमने पहले आर्टिकल में देखा, तो उसका देखो, ये आप कह लो कि सेकंड आर्टिकल में भी आप इसको आंसर लिख सकते हो लिंक करके, कि दोनों आर्टिकल को अगर मिक्स कर दो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, हालांकि ये आर्टिकल में नहीं था, ये मैंने अपने आप बता रहा हूँ। क्यों, सरदार सरोवर डैम बन रहा था उस समय, सरदार
सरोवर डैम बन रहा था उसमें, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। अब डैम बनने से प्रोटेस्ट क्यों किया था? क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था उसमें। अभी तो बहुत सारे डैम बन चुके हैं और ग्लोबल वार्मिंग तो पीक लेवल पे है, तो अब तो प्रोटेस्ट ज़्यादा होने चाहिए। तो एक दिक्कत आएगी कि ये क्या करेगा इसमें। आपको पता है बॉम्बे तो हर साल फ्लड होता ही होता है उसमें, तो एक दिक्कत वो भी है। टेरेन डिस्टेबलाइजेशन, डिल्यूज का मतलब अगेन बाढ़ होती है, मड स्लाइड हो जाती है, लैंड स्लाइड होती है और क्रिपल कर देती है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को और रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को। रेलवे और रोड अगर ठप तो समझो पूरा मार्केट ठप, जीडीपी ठप। और चूँकि मुंबई इतना बड़ा है तो आसपास के लगभग पूरे महाराष्ट्र में चीज़ें वहीं सप्लाई होती हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि हम इसको रोकें। इससे बहुत असर पड़ता है हर टाइप पे, चाहे आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, मच्छर वगैरह सब होते हैं, और भी दिक्कतें होती हैं। कोई अगर बीमार आदमी है तो कहाँ जाएगा, बिकॉज रेल भी बंद है, रोड भी बंद है, तो दोनों गई। सोशल इम्पैक्ट देख लो तो अगेन भागम भाग सोसाइटी में की है। लेबर जो है इधर से उधर माइग्रेट करता है, तो उस वो जब घर पहुंचता अपने है, घर नहीं पहुंचता तो सोसाइटल एक इम्पैक्ट होता है। ये काम करने गए भैया हैं लेकिन अभी आए नहीं हैं, तो ये भी एक फंस गए आप अगर वहाँ पे हैं तो। वार्निंग ये क्या देता है आर्टिकल कंक्लूजन के थ्रू, कि लॉन्ग टर्म क्लाइमेट मॉडलिंग पे काम करना में होगा। हमें यूरोप की तरह या अमेरिका की तरह इंफ्रा बनाने की ज़रूरत शायद नहीं है। अब अपनी खुद की लोकल कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करना है। हैवी रेनफॉल इवेंट्स डेज जो हैं ये ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कि आज बारिश होगी, पहले क्या था कि महीने भर में बारिश हो रही है, आज क्या है कि उसकी 1/3 बारिश तो 2-3 दिन में ही हो गई। तो इतना पानी है, नदी नाले हमारे पहले उसकी इतनी कैपेसिटी है नहीं कि एकदम इतनी बारिश ढो पाएँ। और फिर उसमें क्या होता है कि ओवरफ्लो होता है, नदी जाम हो जाती है, तो फिर वो पानी सड़क पे भर जाता है। और सड़क पे भरने का मतलब ये है कि बाढ़, इनंडेशन उसको बोलते हैं, इनंडेशन बाढ़ आ जाती है जब। तो क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो गए हैं कि एक उतने ही टाइम में इतनी ज़्यादा बारिश होती है, कुछ कहने को नहीं, नदियाँ नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं। और फिर हमारी आप कह लो कि एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है कि सफाई हम लोग करते नहीं हैं, नदियाँ वैसे भी गंदी रहती हैं, पॉलीथीन हम लोग खा के फेंक देते हैं नालियों में, तो वो भी एक दिक्कत है। तो ओवरऑल एक इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे है, इसकी स्टडी होनी चाहिए। मैं इस पर एक वीडियो लेके आऊँगा इस चैनल पे, एक्सक्लूसिवली सारे एंगल कवर किया जाएगा। हालांकि मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ आपको, ये सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल का है जो कि हम न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं, वो भी। और मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है तो काफ़ी आप लिख सकते हो उसमें, हमारे प्रिंट आउट नोट्स हैं, चाहो तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा इसमें, ये सारे बिल्कुल कलरफुल नोट्स हैं तो आप पढ़ सकते हो उसको। लिंकिंग वुमेंस इनकम एंड हेल्थ केयर, आर्टिकल टॉपिक नंबर 4 है दोस्तों। फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट, अब बताऊँ आपको, 15 साल से लेकर के 64 ईयर तक के लोग माना जाता है काम करते हैं, ये वर्किंग एज में होते हैं। इस वर्किंग एज में मान लो 100 लोग हैं, 100 लोगों में से मान लो 70 लोग आदमी हैं और 30 लोग महिलाएं हैं। अभी क्या हुआ है कि 100 लोग से 120 लोग हो गए हैं, ठीक है, जिसमें 40 लोग महिलाएं हैं और 80 लोग एक तरीके से आप कह लो कि आदमी हैं। तो परसेंटेज वाइज जो है फीमेल का नंबर बढ़ा है, पार्टिसिपेशन बढ़ा है। पहले 30 थी, अब 40 हो गई, मतलब 33% बढ़ा है, ठीक है। पहले क्या था कि मोर्टेलिटी की, पत्नी की जो है बच्चा देते समय मौत हो गई या बच्चे की मौत हो गई, इन्फेंट मोर्टेलिटी और ऐसी मोर्टेलिटी होती रहती थी। अब क्या है, अब हम उस सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं, बट अब एक नई आप कह लो कि दुविधा सामने आई, या ये उस समय भी थी, बट अब इस पर पूरा फोकस इस पर करना हमको है। एक समस्या सुलझ चुकी है, अब दूसरे पर पूरा फोकस करना है। यह क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। तो बता रहा ये आर्टिकल क्या डिस्कस कर रहा है कि औरत को अगर आप पैसा दोगे या औरत पे का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के हिसाब से, या जब वो काम करती है, तो जब आप पैसा देते हो औरत को, तो औरत एक उसको अच्छे तरीके से खर्च करती है, बिकॉज वो उसको पता होता है कि बच्चों के सोसाइटी पे कैसा, बच्चों पर कैसा हमको खर्च करना है, ये चीज़ें वो ध्यान रखती है, इसमें बताया गया है इसमें। और उसको पता है कि हाउस होल्ड की वल्नरेबिलिटी क्या है, तो उसको पता है। तो इसलिए फंडामेंटल शिफ्ट आ रहा है कि औरतें अच्छे तरीके से पैसा यूज़ कर रही हैं। और एक एम्पेरिकल एविडेंस दोस्तों ये है कि EPF रिफॉर्म एनालिसिस जो हुआ कि एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड रिफॉर्म
इन इंडिया जो 2018 में किया गया था, उसमें क्या था कि ईपीएफओ में क्या होता है कि पहले औरत को अपनी सैलरी का, अगर वो फॉर्मल सेक्टर में है तो 12% उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ता था ताकि उसको आगे चल के बेनिफिट अच्छे मिले। अब वो सिर्फ 8% है, मतलब 4% पैसा उसका उसको कम देना अब है, और उसकी सैलरी भी बढ़ रही है, तो मतलब उसके पास पैसा ज़्यादा बचेगा अब और जगह खर्च करने के लिए। ये शुरुआती 3 साल के लिए था, ऐसा बताया जा रहा है। तो अब ज़्यादा रुपए औरत के पास अवेलेबल है तो वो क्या करेगी, अब वो प्रिवेंटिव केयर करेगी औरत। वो कही नहीं, अब मुझे ऐसी चीज़ों पे खाना नहीं खाना है, जैसे मोमोज चाउमीन वगैरह नहीं खानी है, ये हमारे लिए हानिकारक है, प्लस योगा वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देना है। इस तरीके की चीज़ें, अवेयरनेस बढ़ रही है, और फिर औरतें और भी प्रिवेंटिव केयर कर रही हैं, ना कि आप कह लो कि क्यों। अभी देखेंगे आपको शिफ्ट क्या है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स उसमें 6% की गिरावट देखी गई है। शिफ्ट इन रिसोर्स एलोकेशन, पहले फाइनेंशियल लिक्विडिटी, अब ज़्यादा, पहले क्या था नॉन एजेंशियल पे ज़्यादा लोग खर्च करते थे, अब क्या एजेंशियल पे ज़्यादा खर्च करते हैं, बिकॉज परसेंटेज वाइज से, बिकॉज 4% पैसा जो लॉक हो गया उनके अनलॉक हो गया है। वो शिफ्ट क्या है, देखो मेल जो है ना, मेल क्या करते हैं, ऐसा देखा गया है, सारे मेल नहीं लेकिन हायर परसेंटेज में देखा गया है, रिएक्टिव केयर करते हैं कि एक बार समस्या आ गई, एक बार बीमारी आ गई, फिर उसके बाद में उसका इलाज शुरू करते वो लोग हैं। डिसीज़ आ गई या फिर उसके लिए वो साहूकार से पैसा भी लेते हैं, डेट साइकिल में फंस जाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं या आसपास रिश्तेदारों से लोन लेते हैं। बट फीमेल क्या करती है, कहती है यार हमें बजट से चलना है, अपने बच्चों की केयर करना है, बिकॉज बच्चे तो उन्हीं के पास पलते हैं। हमारा समाज ऐसा है कि बच्चे तो माता पिता माँ की जिम्मेदारी होती है, बाप ने पैदा कर दिया लेकिन उसकी देख रेख करना माँ की जिम्मेदारी है, उसको लगाव भी ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि बाप को लगाव नहीं होता है, बट माता जी को लगाव ज़्यादा होता है। तो प्रिवेंटिव केयर करती हैं कि बच्चों को अच्छे से ख्याल रखना, बच्चे के लिए जो है आप कह लो कि एक तरीके से पैम्पर वगैरह लाना, उसको पैम्पर करती है उस चीज़ से। तो कंक्लूज़न में ये है कि फ़ीमेल का पार्टिसिपेशन जो है इंडस्ट्री में, वो अगर उसके पास पैसा आता है किसी प्रकार से तो अच्छी बात है, क्योंकि उसका वो बेस्ट यूटिलाइजेशन करती है। वे फॉरवर्ड क्या है इस आर्टिकल के हिसाब से कि पॉलिसी मेकर को जेंडर बजटिंग करनी चाहिए, कि औरतों पर ध्यान देना चाहिए ज़्यादा। वो समाज को, जैसा अम्बेडकर जी ने कहा भी था कि अगर आप एक औरत को पढ़ाते हो तो पूरे परिवार को पढ़ाते हो, अगर एक आदमी को पढ़ाते हो तो शायद आप केवल एक ही इंसान को पढ़ाते हो, बट अगर आप एक लड़की को पढ़ाते हो तो पूरे आप परिवार को पढ़ाते हो, बिकॉज कल को वो लड़की माँ बनेगी जा कर के, और माँ होगी, फिर उसके बच्चे होंगे, उनका ध्यान प्राइमरीली उसको ही रखना पड़ेगा, जैसा कि हमारा समाज है। ठीक है, सरकार चाहे तो डीबीटी जो है वो फीमेल के अकाउंट में दे सकती है। टॉपिक नंबर 5 है इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट डिफेंस डिक्लेरेशन। ये कुछ नहीं है, बस अब प्री एग्जिस्टिंग जो था, जो 2020 में साइन किया गया था वर्चुअल समिट के दौरान, उसको ही अपग्रेड किया गया है। और आपको पता है कि जैसे यूएस ने इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदल के पैसिफिक कमांड काफ़ी कर लिया है, मतलब इंडो पैसिफिक रीजन जो है आप कह लो कि उससे उसका थोड़ा सा नाता कट गया है। तो अब ऑस्ट्रेलिया वगैरह करें नहीं, हम तो भैया ध्यान रखेंगे इस पर। तो अपग्रेड किया बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न को सेक्टर है वो भी बहुत वल्नरेबल है, तो चाइना वगैरह इस पर ग्रो कर रहे हैं। तो और पायरेसी वगैरह तो आती ही रहती है, आपको पता है पायरेसी वगैरह, तो पायरेट्स तो हैं ही हैं और भी ग्रो करेंगे, बिकॉज ये सेंटर जो है हॉट स्पॉट बन रहा है ट्रेड के मामले में। स्टेट ऑफ मलक्का हो गया या ऐसा, तो अभी से ही पहले से ही प्रिपेयर्डनेस ज़रूरी है। स्ट्रेटेजिक पिलर्स क्या हैं कि ऑपरेशनल इंटर ऑपरेबिलिटी एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग, कि दोनों की मिलिट्री, दोनों की नेवी जो है वो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाए। अभी से ही अगर हम तालमेल बिठा के ले चलेंगे, इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब होता है तालमेल। अगर तालमेल बिठा के ले चलेंगे कि हमको अगर मान लो कभी दिक्कत हुई तेल की, पेट्रोल की, डीजल की, हमारी आर्मी को, मिलिट्री को, नेवी को, तो हम ऑस्ट्रेलिया की आप कह लो कि जो है फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं, चाहे इंस्टॉलेशंस हो, चाहे नेवल बेस हो, चाहे क्रॉस सर्विस हो, ये सब यूज़ कर सकते हैं। रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक्स एक्सेस, जैसा कि हमने यूएस के साथ भी किया था, ऐसा रशिया के साथ भी ऐसा ही रेलॉस अग्रीमेंट के तरीके किया था। अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस, सोनार डेटा, ये भी एक्सचेंज करना होगा।
एडवांस टेक्नोलॉजिकल को डेवलपमेंट, कि हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे ध्यान देंगे और प्रोटोकॉल ऐसा टारगेट करेंगे ऑटोनोमस डिफेंस सिस्टम को बनाने के लिए। तो वही चीज़ अभी कुछ सामने नहीं आया, बट ये मेजर फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। कई बार तो हवाबाजी करने के लिए कि देखो कितने अच्छे रिश्ते हैं, तो ये किया जाता है, ऐसा कुछ है। काउंटर मैरीटाइम अवेयरनेस, कि चाइना को ध्यान में रखते हैं, बिकॉज मेन विलन चाइना यहाँ पे है। और जिस तरीके से यूएसए का रवैया रहा है कि इंडो पैसिफिक से नाम बदल के खाली पैसिफिक कर देना, जापान से ट्रंप साहब बोल रहा है कि पैसा लाओ हमको, और तो ये एक रिलायबिलिटी काफ़ी घट रही है। डिटरेंस क्या है? चाइना को उसका जो एग्रेशन है और प्रेडेटरी जो एक्सपांसनिज्म है हिमालयन बॉर्डर पे हो गया है, या फिर नेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो बना रहा है, जो जितने हम्बनटोटा हो गए और ग्वादर पोर्ट हो गया, ये जितने पोर्ट भारत के आसपास डेवलप कर रहा है, ये भारत के लिए चिंता वाली बात है। इसीलिए जॉन मेयर सैमर ने कहा था कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं वो प्रेडेटरी बिहेवियर से डिसाइड होते हैं, कि एनिमी जो होता है वो आपकी पावर को हमेशा कम करेगा और बैलेंस ऑफ पावर जो है उसको इम्बैलेंस करेगा, बैलेंस को इम्बैलेंस करेगा अपने फेवर में। तो चाइना यही कर रहा है कि भारत को जितना दबा सकते हो दबा लो, एक बार दबा लिया तो छोटे मोटे देश तो और भी दब जाएंगे। तो इससे क्या होगा? बैलेंस ऑफ पावर नहीं, इम्बैलेंस ऑफ पावर चाइना के फेवर में क्रिएट होगा। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को लाइक माइंडेड पार्टनर जैसे जापान हो गया, जापान हो गया, और इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, या ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सब के साथ हमें पार्टनरशिप बढ़ाने की ज़रूरत है, और ताकि हम डिटरेंस क्रिएट कर पाएँ चाइना के ख़िलाफ़, और जितनी भी सप्लाई चेन हम कर पाएँ ट्रेड में, सर्विसेज में अगर हम यूज़ कर पाएँ तो हमें करना चाहिए। हालांकि रियलिटी से काफ़ी दूर है, बिकॉज RCEP जो क्रिएट किया गया था उसमें चाइना भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। वहाँ पर वो लोग ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, तो उनका ट्रेड तो कई गुना ज़्यादा है। इवन ऑस्ट्रेलिया US के ख़िलाफ़ हो गया था आप इनडायरेक्टली, जब उनके जो एंथनी अल्बनीसी जब चाइना गए थे तो उन्होंने वहाँ से एक वीडियो पोस्ट किया था US के ख़िलाफ़ ही एक तरीके से, कि हम तो चाइना के साथ रहेंगे, हम आपके पार्ट नहीं बनेंगे, बिकॉज चाइना हमसे खूब सारा ट्रेड करता है। तो ये एक बात है यहाँ पे। तो थैंक यू दोस्तों, इतना ही। ये है पार्ट 1। पार्ट 2 में लेके भी आ रहा हूँ कुछ देर बाद, तो प्लीज़ इसको वॉच करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बिकॉज मैं खुद नोट्स बनाता हूँ, टाइम बहुत लगता है इसमें, और आपके लिए कलरफुल नोट्स जो भी आपकी ज़रूरत के लिए है, मैं खूब इसको एनालाइज़ करता हूँ पहले। ये जो मैंने कोट लिखी हैं ये आपके आर्टिकल में नहीं है, ये मैंने खुद लिखी है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस को इनको पढ़ता भी बहुत सारा हूँ, तो इनके आर्टिकल मैंने बुक्स पढ़ रखी हैं, तो उन्होंने कहा है वो कोट मैंने किया है। तो ऐसी बहुत चीज़ें मैंने कोट की हैं जो खुद से मैंने पॉइंट डाले हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।